हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यस, आज मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ और आपको जो चीज़ मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको बच्चों सबसे पहले तुम लोगों को सबसे पहले क्या जानने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते हैं तो आप सबसे पहले आपको उसके लिए एक माइंडसेट होना ज़रूरी है। यस, जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हैं सबसे पहले आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम चीज़ों को करने से पहले ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? हमें लगता है ये तो बहुत हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे। इस बात को जान लीजिए बच्चों, जब आप अपना एक माइंडसेट करेंगे, आप अपना एक एटीट्यूड लाएंगे अपने अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। यस, अगर सोच के देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर ये सोच के बैठ जाता कि बॉल बहुत तेज आती है, मेरे सर में लग जाएगी, मेरा सर फूट जाएगा, मेरी हाइट कम है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कैसे बॉल को फेस करूंगा, तो वो आज कभी भी जिस जगह पे है, जिस जगह से उसे सारी दुनिया जानती है, वो कभी ना जान पाती। तो सबसे पहले जरूरी होता है एक माइंडसेट। तो आपको अपना एक माइंडसेट फिक्स करना है। आपको इस चीज को लेकर नहीं घबराना है कि हम फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, कैसे पढ़ेंगे इतना हार्ड सब्जेक्ट। नहीं, फिजिक्स हार्ड नहीं है, बस हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा मेंटल बैरियर है, उसको तोड़ना है। जैसे ही आप उस मेंटल बैरियर को तोड़ देंगे, सब चीजें बहुत अच्छी और आसान हो जाएंगी। यस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, जिसको मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। मजे मजे में सीख जाएंगे, बहुत धीरे धीरे से, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। यस, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इस चैप्टर में हम उसको बहुत डिटेल में सीख जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को, जो कि है ग्रेविटेशन पे। क्या है ग्रेविटेशन, जान लेते हैं। देखिए, आप सबसे पहले देखिए बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी चीज है ना, अगर दुनिया में कोई भी चीज है तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यस, आप इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए। क्या कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वे आपस में हमेशा उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ होता है। समझ रहे हैं? और इसको मैं बोल देता हूं, एक नेम दे देता हूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या? इसका मतलब मैं बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी चीज है, उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। कभी हमें दिखाई देता है, कभी हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं, देखिए कितना कलरफुल लिखा हुआ है। चलिए, कलरफुल क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, क्या होता है उसमें? अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। एंड द फोर्स, जो वो अट्रैक्शन की फोर्स है, विद विच टू बॉडीज अट्रैक्ट, जिसकी वजह से दो बॉडीज अट्रैक्ट हो रही हैं, उसको हमने बोला है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यस, ये लिखा हुआ है, देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में हमेशा एक फोर्स लगती है, एक अट्रैक्शन की फोर्स लगती है, और उसका नाम हमने रखा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम तो देखते ही नहीं है हमारे आसपास में, जैसे मैं हूं और कोई और मेरे बराबर में बैठा हुआ है, तो हमारे बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। कोई ऑब्जेक्ट मेरे बराबर में रखा हुआ है, उसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हर चीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये हम देख पाते हैं क्या? क्या देख पाते हैं? कभी कभी तो देख पाते हैं, कभी कभी नहीं देख पाते, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये चीज नहीं महसूस कर पाते कि दो बॉडीज रखी हुई हैं, उनमें कोई अट्रैक्शन है। चलिए, हम उस पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये बात हम जान गए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको मैंने क्या नाम दिया है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। समझ गए हैं? अरे बड़ा आसान है। चलिए तो शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि हम इसमें क्या चीज और जानने वाले हैं। चलिए जी, हम देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ क्या है ग्रेविटेशन का? क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? देखिए क्या है, एवरी बॉडी, हर एक बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। दुनिया में कोई भी चीज है वो दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक फोर्स से करती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। मतलब कहने का क्या है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस, दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं क्या चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। चलो जी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या है। देखिए आपके पास दो बॉडीज हैं, पहली दूसरी, है कि नहीं। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। तो पता है क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है, पहली बात तो ये समझना है यूनिवर्सल क्यों बोला है, यूनिवर्स में हर जगह पे लग सकता है ना, ऐसा रूल है। क्या है, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो वो फोर्स कितना है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बताया जा रहा है। समझ रहे हैं कैसे, उन्होंने बोला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है फोर्स की वैल्यू उतनी ही बड़ी हो जाएगी, कितनी, जितना इन दोनों का बॉडीज के बीच का, जो इन दोनों बॉडीज का मास है। यानी कि पहली बॉडी m1 मास की है तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का मास कितना है जिनके बीच में फोर्स बन रही है। समझ रहे हैं, इसका मास m1 है ना, और दूसरे का m2 है। तो ये चीज यानी कि इनमें से दोनों बॉडीज अगर ज्यादा मास की हैं तो इनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ गए हैं, जितनी बड़ी बॉडीज, जितने ज्यादा मास की बॉडीज, उनके बीच में उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं। सिंपल सी बात, ये चीजें सीखनी है, सीख जाएंगे, बेसिक सी बातें हैं, कर जाएंगे। चलिए तो मैं आगे बताता हूं बच्चों। दूसरा जो बात यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहा है वो क्या है जी, वो है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब उल्टा है। क्या, अगर दो बॉडीज के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। अरे आई समझ में बात, क्या बोला है, फोर्स कम हो जाएगा जब डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ज्यादा है। अगर मैं इसी को दूसरी तरीके से बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास दो बॉडीज बहुत पास हैं एक दूसरे के। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के बहुत पास हैं तो उनके बीच का गैप कम है, गैप कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। उल्टा हो रहा है, जब गैप कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जब गैप ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। समझ गए हैं, तो ये चीज है। तो जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की गैप के, दैट इज एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इस तरीके से समझ गए हैं, ये चीज जाननी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप जान गए हैं, अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों फोर्स जो हमने ये फैक्टर्स लिखे हैं जिन पे फोर्स डिपेंड कर रहा है, अगर मैं इनको क्या कर दूं, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए तो मैं इसको पहले थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं, ये चीज। चलो जी अब देखेंगे, लो जी, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। चलो जी क्या लिखा हुआ है, m1 है ना, m2 और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना, कंबाइन करके लिख दिया है ना। अच्छा, जब आपने कंबाइन करके लिख दिया इसको तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे f इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक नई वैल्यू आप इसमें लिख देंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ गए हैं, देखिए ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये ऐसा कैसा ही है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया है, किसका फॉर्मूला आया ये आया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। किन्हीं दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगता है वो डिपेंड करेगा इस तरीके से, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, आर है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। m1 और m2 क्या है, पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास। समझ गए हैं, जी क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, दोबारा सुन लीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी क्या होता है, ये फिक्स होता है। चलिए ये फिक्स होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है इसको जान लेते हैं। जी की वैल्यू आपको याद रखनी है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, याद रहेगी। जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए जब हम ये बात जान गए हैं अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं।
चलिए जी, अब आती है बात कि व्हाट इज यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। चलिए इसको जान लेते हैं, क्या होती है यूनिट किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब आपने एक फॉर्मूला बनाया है ना, अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। क्या फॉर्मूला बनाया है हमने फॉर्मूला बनाया था जी F इक्वल्स टू जी m1, पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास और उनके बीच का डिस्टेंस, इस तरीके से। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं g की वैल्यू बनाऊं यहां से, तो g क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में, समझ रहे हैं। अच्छा, तो जब ये इधर चला गया तो बन गया F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहा हूं। देखिए मैंने बोला g आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या किया, इसको इधर पहुंचा दिया है कि नहीं, इधर पहुंचा दिया बस। इसको मैंने इधर पहुंचाया है। m1 m2 जो हैं ये कहां आ गए हैं, ये नीचे आ गए हैं, ये नीचे आ गए हैं यहां पे, समझ गए हैं, ऐसा हुआ है। देखिए तो अगर आप इतनी बात को जान गए हैं, अब आप क्या करेंगे, इसमें आप g की वैल्यू अगर जो निकालें, तो आप ध्यान से सुनिएगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट, देखिए हमें यूनिट पता लगानी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, है ना। आर स्क्वायर, आर किस में होता है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर कर दिया, अपॉन m1 इंटू m2, m1 किस में है, kg में, m2 किस में है, ये भी तो kg में है, तो लो जी, तो kg स्क्वायर हो गया, है कि नहीं हो गया, है ना, ये इस तरीके से तो है। अच्छा, तो आपके पास g की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपके पास ये यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। कैसे बनाई, दोबारा देख लेते हैं। F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से मैंने क्या निकाला, मैंने यहां से निकाली g की वैल्यू, है ना, कैलकुलेट करके, तो आपके पास ये चीज आई। और मैंने बोला कि जी F की वैल्यू क्या होती है, फोर्स तो न्यूटन में है ना, R क्या होती है, दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस, भाई ये एक बॉडी m1 मास है जिसका, ये दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, इनके बीच का गैप कितना है, R है ना। तो ये सिचुएशन थी। लो जी, फोर्स की वैल्यू हमने न्यूटन में लिखी, आर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में लिखा, m1 m2 को मैंने kg में लिखा, है ना, kg स्क्वायर, तो ये यूनिट हो गई है। समझ गए हैं। चलो इस तरह से सीखना है बातों को। हम जब बेसिक सी बातें सीखते जाएंगे ना बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसका अलग ही मजा होगा, एक नया स्वैग होगा, है ना। चलिए तो अब हम देखते हैं क्या होने वाला है, अब आगे फटाफट से देख लेते हैं। चलिए जी, ये देखिए, अभी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या होती है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। कि आपसे अगर मैं बोलूं कि भाई ये तो फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, वैसे तो फिक्स है। लेकिन अब आपसे कहें कि डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा कि भाई आपको वैल्यू नहीं निकालनी, आपको ये डिफाइन करना है ना, डिफाइन करना है। कौन डिफाइन करना है आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डिफाइन कैसे करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे बताएं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको क्लियर होगा। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर मैं जो दो बॉडीज लेता हूं ना, पहली मास की दूसरे मास की, अगर वे 1 kg की हो, ठीक है, एक m1 1 kg, दूसरा 1 kg, ठीक है बच्चों। अब और उनके बीच का गैप जो होता है वो भी 1 मीटर का हो, समझ गए। पहली बॉडी 1 kg, दूसरी बॉडी 1 kg, एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर का है, समझ गए हैं। तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन बनेगी देख लेते हैं। चलिए तो यहां पे कुछ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पहले ये देखते हैं कि लिखा क्या गया है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स। किसके बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, फोर्स के बराबर होती है। कब, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 1 kg ईच केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। चलो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया, पर प्रॉपर समझ में नहीं आया। चलो तो देखते हैं कि क्या है, क्या मैं बात कर रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये बोल रहा हूं बच्चों, देखिए F इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, है कि नहीं, यही तो फॉर्मूला है। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया m1 भी कितना रख दें, 1 kg का रख दें, m2 कितना रख दें, m2 भी 1 kg रख दें, और उनके बीच का जो गैप है, एक बॉडी दूसरी बॉडी,
पहला 1 kg, सेकंड भी 1 kg, इनके बीच का गैप 1 मीटर। समझ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो इसमें पुट करते हैं तो F इक्वल्स टू जी, M1 की वैल्यू 1 kg, M2 1 kg, गैप इनके बीच का 1, तो 1 स्क्वायर है ना। तो F इक्वल्स टू जी। तो मैं जो पहले डेफिनेशन दिखा रहा था वो यही है कि व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके, फोर्स के। कौन सी फोर्स के, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है। कब लग रही है, जब पहला ऑब्जेक्ट भी 1 kg का हो, दूसरा भी 1 kg का हो और उनके बीच का गैप भी 1 मीटर का हो, तो ये कंडीशन बन जाती है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन सेकंड वन, ईच हैविंग मास 1 kg एंड बोथ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। तो आप धीरे धीरे आप ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को जानते जाएंगे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है, एक एक चीज को सीखना है, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखेंगे। और देखना, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि फिजिक्स को पढ़ने का मजा ही बदल गया है, फिजिक्स को पढ़ने का एक नया ही अलग स्वैग आ गया है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आगे और देखते हैं कि हमें और क्या चीज जाननी है जब हम ग्रेविटेशन को पढ़ रहे हैं। चलिए जी, तो जी चलो, फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो क्या क्या फीचर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या खास बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स में किस तरीके से आप क्या क्या फीचर्स जान सकते हैं। तो पहला फीचर बच्चों ये है, तुम लोगों को पता होगा, मैं जब से ही बात कर रहा हूं इस पे, क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। चलो, बहुत बढ़िया बात है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये कैसी नेचर में है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में है। समझ गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात। दूसरी चीज हमें क्या जाननी है कि मीडियम चाहे कुछ भी हो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमेशा उतना ही रहेगा। मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, और इनके बीच का गैप r है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जो फोर्स लग रहा है, अच्छा, और अगर मैंने इस पूरे ही सिस्टम को, दोनों मासेस को सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रख दिया, मीडियम से मतलब मैंने इनको दोनों को पानी में डुबो दिया, मैंने इनको दोनों को किसी ऑयल में इमर्ज कर दिया, तो मैं देखूंगा सेम डिस्टेंस पे मैंने रखे हुए थे तो इनमें जो फोर्स बनी वो सेम बनी। तो मीडियम चाहे कुछ भी हो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वे ऑब्जेक्ट्स आपने एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, चाहे आप उनको कोई से भी मीडियम में डाल दें, वाटर में डाल दें, एयर में रख लें, केरोसिन ऑयल में डाल दें, कहीं भी रख दें, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा जब आप मीडियम चेंज कर देते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट आर केप्ट। जिस जगह पे आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को रखा है तो उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उनके बीच में फोर्स कैसे चेंज हुआ है, चेंज उसमें नहीं आएगा। अगर आपने सेम सर्टेन डिस्टेंस पे सर्टेन टू ऑब्जेक्ट्स को लिया है और आपने कभी एयर में रखा, कभी किसी मीडियम में रखा, तो आप देखेंगे कि फोर्स सेम आया है। समझ गए हैं? तो तुम लोगों को एक एक चीज को ये जानना है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको बच्चों बढ़ना है आगे। आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएंगे और आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। फिजिक्स में आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, केमिस्ट्री आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, आप बायोलॉजी बहुत अच्छा कर जाएंगे, मैथ्स बहुत अच्छा कर जाएंगे। सिर्फ अपना एक माइंडसेट रखना है और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझते जाना है, समझ जाएंगे और बस हो जाएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने फीचर्स जान लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के। चलिए, अब हम क्या देखते हैं, चलिए तो अब जान लेते हैं कि आप अपने डेली लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर मेरे से कहा जाए कि आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है किसके बीच में, अर्थ अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है ना, अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और अर्थ के पास कोई और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है, क्या हम उसको देख सकते हैं, क्या हम उसको महसूस कर सकते हैं? अर्थ और अर्थ के पास कोई ऑब्जेक्ट, तो हम क्या महसूस कर सकते हैं उस फोर्स को? यस, कर सकते हैं। कैसे? आप जरा आपने देखा होगा, मैं आपसे बताऊं, अगर जो मैं आपको दिखाता हूं,
एक चीज मैं आपसे क्लियर करता हूं। अभी ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है ना, और अर्थ क्या करती है, आपने देखा है अर्थ के पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फेंका जाता है ऊपर से तो वो नीचे गिरता है ना, गिरता है कि नहीं गिरता है ना। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, समझ रहे हैं। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ को, अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि आप इस फोर्स को जनरली आपस में तो नहीं देख पा रहे हैं, मतलब मेरे बीच में और किसी और के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं उसको क्यों मेजर नहीं कर पा रहा हूं या मैं उसको क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इन केस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ को देखें और किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो अर्थ इस चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो हमें यह चीज जाननी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए तो मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि आपको निकालनी है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वन ऑफ स्मॉल साइज एंड सेकंड वन इज बिग साइज, है ना। एक बहुत छोटे से साइज की चीज है और एक बहुत बड़े साइज की चीज है। तो इसमें मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए यहां, देखिए कितना अच्छे से दिखाया गया है। ये m है मास ऑफ अर्थ। ये कौन है? ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है ना। चलिए, तो इनके बीच में क्या लगेगा? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या वो महसूस किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मैं दिखा रहा हूं ना, अर्थ है और आप किसी चीज को आप ऐसे छोड़ें तो वो नीचे गिरती है ना, अट्रैक्ट हो रही है ना। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। चलिए तो मैं आपसे बात कर लूं, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है। बच्चों, हमने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लिया है, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमने अर्थ ही ली है। अर्थ हमने बहुत बड़ी ली है, बड़ी होती है ना अर्थ। तो क्या है, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg। बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मास है। अच्छा, और बच्चों रेडियस जो होती है अर्थ की, वो कितनी होती है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? 6.4 × 10⁻6। मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं निकालना चाह रहा हूं क्या चीज? इसमें फोर्स निकालना चाह रहा हूं। कैसे? एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ है हमारी ऑब्जेक्ट एक, और आप उस पर कोई चीज ऐसे छोड़ रहे हैं, है ना। तो अर्थ कितनी तेजी से उसको अट्रैक्ट करती है, वो क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं? हाँ करते हैं। आप जैसे यहां पे भी हैं और कोई ये चीज ऐसे छोड़े तो अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट हो रही है ना। तो वो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लाइक अर्थ, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको महसूस किया जा सकता है। चलिए तो उसको देखते हैं, महसूस करते हैं उसको कि क्या है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। आपके पास ये अर्थ है जिसका मास m है, और m की वैल्यू मुझे पता भी है, कितनी है? 6 × 10⁻24 kg। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मास ऑफ अर्थ, है ना। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है ये याद रखनी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। चलिए, अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये बहुत छोटा है, ये 1 kg का है। तो हमारा टॉपिक ये है कि आपका एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लाइक मास ऑफ अर्थ, और एक बहुत छोटा है, तो क्या इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया जा सकता है? चलिए देख लेते हैं। आपके पास फॉर्मूला है F = G m1 m2 अपॉन r², है ना। ये है, इनके बीच का गैप जो है ये कितना है? ये गैप मैंने बताया भाई। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, इतनी, ये है 6.4 × 10⁻6, है ना। चलो, तो हमने ये मान लिया कि यहां से यहां तक की, ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो भी 6.4 × 10⁻6 है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। तो मैं ये बोल सकता हूं, सपोज करते हैं, मान लीजिए 100 होता है ना, और मैं बोलूं कि ये 0.01 है, तो मैं सिंपली ये बोल दूं कि यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस, मैं बोल दूं कि ये सिंपली 100 है। 100 में 0.01 ऐड करके कुछ नहीं होता, है ना। तो एक्चुअल में क्या है, मास जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6.4 × 10⁻6 है ना, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है ना, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि ये हाइट जो है कुछ नहीं है, ना के बराबर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ी है, तो मैं यहां से लेके यहां तक का गैप ही कितना मान लूं? 6.4 × 10⁻6। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, कि भाई यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 6.4 × 10⁻6 है कि नहीं, है ना। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है
वो यहां से यहां तक की होगी, है ना। तो वो कितनी है, मैंने कहा ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, ना के बराबर है, तो ये यहां से यहां तक की उतनी ही होगी, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये लिख दिया। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं, जी की वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मास कितना है, मास ऑफ अर्थ हमने सीखा है 6 इंटू 10 की पावर 24, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपने 1 kg माना है, रख दिया 1 kg, आर का स्क्वायर, तो ये कितनी है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और यहां पे इसका स्क्वायर। तो आपको सोल्व नहीं करना है, मैं सिंपली आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, आप जिस क्लास में स्टैंडर्ड में है वहां पे आप ये मैं चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं कि जो फोर्स बन के आया वो 9.8 न्यूटन का आया। क्या इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है ना। किसी चीज को ऐसे आपने ड्रॉप किया, एक बॉडी इसमें अर्थ है, एक बॉडी आपने ड्रॉप की है, और आपने ये माना था कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg का है ना, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो हमने देखा वो 9.8 न्यूटन का आया, तो इसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है वो ऐसे अट्रैक्ट होता हुआ, समझ गए हैं। अच्छा, तो फिर हमारी डेली लाइफ में और चीजों में क्यों नहीं दिखाई देता, ये तो अर्थ वाले केस में बात हुई, अर्थ बहुत बड़ी है, उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी आया ऑब्जेक्ट उसने उसको अट्रैक्ट किया, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आपस में बात करें तो ग्रेविटेशन का फोर्स तो यहां भी लगना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, लेट्स चेक इट, चलिए देखते हैं क्यों नहीं दिखाई देता है। देखिए बच्चों, मैं आपसे बोल रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, अब की बार दोनों स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों कैसे ऑब्जेक्ट हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं। पहले एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था जिसको अर्थ बोल रहे थे, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उनके बीच में फोर्स बन के आ रही थी 9.8 न्यूटन की। चलिए इस केस में देखते हैं, मास पहली बॉडी का 1 kg और दूसरी का भी 1 kg। जब ये छोटे छोटे से मासेस हैं तो फोर्स कितना बनता है, चेक कर लेते हैं। F इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। चलिए तो देखिए F इक्वल्स टू जब Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला है, दो बॉडीज हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, ये भी 1 kg और ये भी 1 kg, ग्रेविटेशनल फोर्स पता लगानी है। तो F इक्वल्स टू जी की वैल्यू होती है 6.67 10 टू दी पावर -11, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी 1 और दूसरा भी 1, और ये भी मान लिया बच्चों इनके बीच का गैप भी 1 मीटर का है। चलिए ये भी 1 है, तो आपने फोर्स देखा कितना आया, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन। यस दिस इज द फोर्स, ये फोर्स आया। ये फोर्स देखना जरा पावर में है -11, तो समझ रहे हैं कितना छोटा फोर्स हो गया है, ये बहुत छोटा सा फोर्स है, ना के बराबर, आपको पता भी नहीं लग रहा है। आपके बराबर में कोई बैठा हुआ है, आपके बराबर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, वे आपकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, और आप उनकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इतना कम है कि पता ही नहीं लग रहा। जैसे इस केस में हुआ, अगर 1 kg के थे और 1 मीटर की डिस्टेंस पे थे तो फोर्स बहुत छोटा सा आया, है ना। तो इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता नहीं लगता कि हमारे आसपास में ये हो भी रहा है ना। लेकिन जब बात करें अर्थ वाले केस में, जब अर्थ को देखें, अर्थ पे चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं क्या, अर्थ की तरफ को गिर रही हैं क्या, कोई भी चीज छोड़ दें अर्थ की तरफ गिरती है, तो ऐसा हो रहा है ना। तो इसका मतलब बड़े बड़े चीजों में, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देगा, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, हमारे डेली लाइफ में, आसपास में ये चीजें देखने को कम मिलेंगी, है ना। ऐसा नहीं होगा, हम अट्रैक्ट थोड़े ही होते हैं एक दूसरे की तरफ, है ना, पता ही नहीं लगता है ना। चलिए तो ये चीज आपको जाननी थी, है ना, समझ में आया। तो ये धीरे 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 ये चीजें आपको सीखनी है ना, बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी सीखना है। चलो आगे बढ़े, चलो देखते हैं। लो जी, अब बच्चों क्या देखना है, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी आसान बात और बड़ी प्रैक्टिकल बात है। देखो मैं आपको बताता हूं क्या है प्रैक्टिकल बात। भाई ये आपके पास बोला ये अर्थ है, ये कौन है, ये धरती माँ है, ये है धरती माँ, ठीक है। और ये है कौन, ये है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। क्या ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट होता है, हाँ होता है। आप ऐसे छोड़ो किसी ऑब्जेक्ट को, गिरता है ना अर्थ पे आके, है ना। अच्छा, लेकिन जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो ये भी तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी। मतलब आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है ना, अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, ये छोटा मास अर्थ की तरफ खींचता है, तो अर्थ भी तो इस छोटे मास की तरफ खींचनी चाहिए, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सीखा है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है ये अट्रैक्ट हो रहा है तो ये भी होगा, सेम फोर्स से होगा। लेकिन आपने देखा कि अर्थ खिसक गई ऊपर की तरफ को, ऐसा तो नहीं होता,
है ना। पत्थर तो नीचे गिर जाता है, पर अर्थ ऐसे उछल गई ऊपर को, आप जा खड़े हैं ऐसे उछल गए अपने आप ही, ऐसा तो नहीं होता ना। चलो, तो इसका मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है उसको सीखते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात पक्की है कि ये फोर्स अगर F है जिससे कि ये बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है ना, ये फोर्स भी F है जो जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट हो रही है उस बॉडी की तरफ, समझ रहे हैं। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ तो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको एक बात जानने की जरूरत है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। F इक्वल्स टू क्या होता है, जनरल फॉर्मूला m में, तो ये तो आपको पता ही है, F इक्वल्स टू m में, आपने पिछले चैप्टर्स में ही पढ़ा है ना। चलो, तो यहां से A इक्वल्स टू कितना आता है, F अपॉन m, है ना। चलो, अगर मैं बात करूं अर्थ के केस की, किसकी बात करूं मैं, अर्थ के केस की। अर्थ के केस में मास कैसा होता है, बहुत लार्ज होता है ना, लार्ज होता है ना। तो लार्ज है, डेनोमिनेटर जब भी लार्ज हो तो आंसर बेटा बहुत छोटा हो जाता है, समझ रहे हैं। आंसर क्या हो जाता है, छोटा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, बहुत स्मॉल हो गया क्या, एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल हो गया क्या, बताओ हुआ है नहीं हुआ। क्योंकि जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं बोलता हूं 1/10 तो आंसर आता है 0.1। अगर मैं आपसे बात करूं 1/100 तो आंसर आता है 0.01। और जब मैं आपसे बात करूं 1/1000 तो आंसर आता है 0.001। इट मीन्स डेनोमिनेटर जितना बड़ा उतना आंसर छोटा। तो मास, जब अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ के केस की बात करूं, तो अर्थ का मास बहुत बड़ा है तो एक्सेलरेशन ना के बराबर आएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आता, तो ये इसलिए ऊपर की तरफ नहीं खिसक सकती। फोर्स तो लग रहा है सेम, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं आ पा रहा, समझ रहे हैं। इन केस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इसकी बात करूं, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी सिखाया ना, फोर्स अपॉन मास। मास कम है, मास कम है, डेनोमिनेटर कम है, तो आंसर लार्ज आएगा, तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। तो इसलिए स्टोन नीचे की तरफ गिर रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अर्थ नहीं खींच रही है उसकी तरफ, फोर्स दोनों बराबर लग रही हैं, लेकिन फोर्स बराबर होने का मतलब दोनों में सेम एक्सेलरेशन आना नहीं है, समझ गए हैं। ये चीज सीखनी है, समझ गए। चलिए, तो आगे बढ़ें, देखें आगे की चीजों को, समझ लें, पहचान लें। चलो देखते हैं। लो जी, अब हम क्या सीखते हैं, व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, ये देख रहे हो इसको, ये कहां जा रहा है भागा हुआ, ये कूद गया है ऊपर से और नीचे गिरने वाला है ना। तो ऐसी कंडीशन फ्री फॉल की कंडीशन है जब आप फ्री हो गए हैं, समझ गए हैं, आप जो हैं फ्री हो गए हैं, है ना। और इसके लिए लोग पैसे भी देते हैं, है ना। पहाड़ों पे से बहुत ऊंची ऊंची डाइव लगाते हैं, है ना, पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक नया अनुभव होता है, बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है, वेटलेसनेस की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए, है ना। दिस इज फ्री फॉल, है ना, फ्री फॉल बोलते हैं इसको। तो ये यहां पे फ्री फॉल कर रहा है ना, तो ये फ्री फॉल होता है। तो फ्री फॉल को अगर और साइंस की टर्म में सीख लें, देखो क्या है, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, गिरना बॉडी का, कहां से, फ्रॉम ए हाइट, हाइट से, ऊपर से कहीं से गिरना, टुवर्ड्स द अर्थ, जब ऊपर से गिरेगा तो नीचे तो आएगा, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्यों आ रहा है नीचे, अर्थ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। जब बॉडी क्या होती है, ऊपर से गिरती है, ठीक है ना, किसके प्रभाव में, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन को आप फ्री फॉल की कंडीशन बोल देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा, आपके लिए एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल होता है फ्री फॉल, है ना। तो लोग इसके लिए पैसे भी देते हैं, मैं आपसे बता रहा हूं ना, बहुत पैसे देके इस चीज को करते हैं, ऊपर से कूदते हैं। लेकिन ये एक सेफ जोन के साथ साथ एक डेंजर जोन भी तो है ना। बहुत सेफ्टी की जरूरत होती है इन चीजों में, है ना। तो फ्री फॉल जो यहाँ पे सिचुएशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये फ्री फॉल की सिचुएशन जो है कब डेवलप होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी हो सकता है, जब ऊपर से कूदता है ना, जंप करता है, तो वो अर्थ के डायरेक्ट प्रभाव में आता है, अर्थ उसे अपनी तरफ डायरेक्ट खींचती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये फ्री फॉल की कंडीशन में आ गया है। चलो, तो अब सीखते हैं कुछ और टर्म्स। लो जी, फ्री फॉल जो होता है उसकी वजह से क्या हो रहा है मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, ये अर्थ, बहुत बढ़िया अर्थ है हमारे पास, ये है ना, और इस अर्थ की तरफ ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी तरफ ऐसे खींच रहा है,
अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, इस बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। बताया ना भी, इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन जो इसमें आता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने अर्थ की तरफ को नीचे की तरफ डाला है कि वो कितने मास का है। मतलब 5 kg के मास का होगा तब भी सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, 10 kg के मास का होगा तब भी सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, 15 kg के मास का होगा तब भी सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। समझ गए हैं? तो कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो जब नीचे आएगा तो सेम एक्सेलरेशन से आएगा। इस बात को मैं आगे भी बताऊंगा, है ना, आगे भी सीखेंगे इस चीज को। तो यही बात बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास कितना है ऑब्जेक्ट का इस बात पे डिपेंड नहीं करता है।